हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रूमी व्लॉग्स। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल्स पे किताबों की समीक्षा करती हूँ या फिर आपको किताबों के बारे में बताती हूँ। तो हाजिर है एक बार फिर हम आपके लिए एक खूबसूरत सी किताब लेकर। इस किताब का नाम है आंगन में एक वृक्ष। इस किताब का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा सा किया था और मैंने बताया भी था कि मैं इस पर एक बड़ी वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन बड़ी वीडियो लाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पूरी ही स्टोरी बताऊंगी, नहीं, पूरी स्टोरी आपको खुद बुक खरीदनी है और खुद ही पढ़ना है। तो बिना देरी के बढ़ते हैं हम किताब की तरफ। ये आंगन में एक वृक्ष किताब के जो लेखक हैं वो दुष्यंत कुमार त्यागी हैं। और दुष्यंत कुमार त्यागी एक कवि भी हैं, कथाकार भी हैं और ये गज़ल भी लिखते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप कभी इनके गज़ल्स को गूगल करके पढ़िएगा। बहुत ही प्यारा प्यारा गज़ल लिखते हैं ये। मैंने इनकी कुछ गज़ल्स पढ़ी हुई हैं, तो आपके पास भी जब टाइम हो तो आप गूगल करके इनके गज़ल्स को पढ़िएगा। आंगन में एक वृक्ष जो किताब है, इसमें दुष्यंत कुमार जी ने एक सामंत परिवार के परिवेश का चित्रण किया हुआ है कि जो सामंत होते हैं उनको जो ज़मीन मिली होती है, जो धन दौलत मिला होता है, उनको वो कब्जे में रखने के लिए किस प्रकार वो गरीबों का शोषण करते हैं और स्त्रियों का शोषण करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं। और इन सब के साथ साथ ना कहीं वो उन्हें भी बर्बादी के रास्ते पे ले जाते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं या फिर जो उनसे प्यार करते हैं। दुष्यंत कुमार जी ने बड़ी ही शिद्दत से इस बुक में एक सामंत परिवार का परिवेश दिखाए हुए हैं कि जो सामंत होते हैं ये भी एक मनुष्य ही होते हैं। इनके पास भी हृदय होता है और इनकी भी अपनी पीड़ाएं होती हैं, लेकिन ये अपने वर्गीय स्वास्थ्य में और अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए इतना ज़्यादा अमानवीय होते चले जाते हैं कि इनको खुद भी उस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि वो कितना अमानवीय होते जा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों का भली भांति इस किताब में चित्रण किया गया है। तो सबसे पहले किताब स्टार्ट होता है। लेखक इसमें अपने आप को एक छोटे से बालक के रूप में प्रदर्शित किए हैं और लेखक के बड़े भाई चंदन होते हैं, इनके माता पिता होते हैं और मंडावली भाभी हैं इस किताब की कैरेक्टर, यादराम हैं, भिक्खू चमार हैं और भी छोटे छोटे कैरेक्टर हैं इस किताब में। वो जब आप किताब को पढ़ोगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है। चंदन मुरादाबाद रहते हैं और मुरादाबाद से वो गांव आए हुए होते हैं। तो लेखक उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि जब भी जो चंदन होते हैं वो मुरादाबाद से जब भी शहर से गांव आते हैं वो लेखक के लिए बहुत ही ज़्यादा कपड़े, मिठाई, खिलौने और तरह तरह की चीज़ें लाए हुए होते हैं। तो लेखक की माता जो होती हैं वो गुस्सा करती हैं, कहती हैं कि तुम इतना ज़्यादा खर्चा क्यों करते हो, जब भी आते हो इसके लिए खिलौने लेके आते हो और ये फिर वो उन खिलौनों को तोड़कर फेंक देता है। तो चंदन कहते हैं कि कहाँ मैं इतना पैसा तो चंदन कहते हैं कहाँ मैं इतना ज़्यादा पैसा खर्च करता हूँ, देखो मैंने इस बार कुछ भी नहीं लाया तुम्हारे लिए। और फिर उसी पल वो अपने छोटे भाई यानी कि लेखक से कहते हैं कि मैंने माँ के लिए भी साड़ी लाई हुई है, तुम माँ से बताना मत, मैं जाते वक्त वो माँ को दूंगा। फिर लेखक यादराम से कहते हैं कि क्या भाई आगे का क्या प्रोग्राम है। तो यादराम बताते हैं कि दोपहर में संगीत, शाम को शिकार और रात में बाहर खाने का प्रोग्राम है। लेकिन जो लेखक होते हैं उनको ये प्रोग्राम नहीं पता होता है। वो अपने भाई साहब से पूछते हैं तो भाई साहब उनको बताते हैं। और फिर शाम होती है। लेखक के जो भाई होते हैं वो बाहर शिकार के लिए निकलते हैं, तो लेखक भी उनके साथ जाते हैं। और लेखक देखते हैं कि जब भी उनके भाई साहब गांव में आए हुए होते हैं, गांव में पूरी ही हरियाली होती है, पूरा गांव उनके भाई साहब की ही बात करता है। और लेखक को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी लगता है कि मेरे भाई साहब की इतनी बातें होती हैं। कोई उन्हें बड़ा दिल वाला कहता है तो कोई उन्हें कुछ कहता है। जो इसमें मंडावली भाभी हैं वो लेखक के बड़े भाई चंदन से प्रेम करती हैं और चंदन भी उनसे प्रेम करते हैं। इसी कारण जो लेखक हैं उन्हें मंडावली भाभी कह के संबोधित करते हैं। तो जब ये लोग शाम को शिकार करने जाते हैं तो जो भिक्खू चमार होता है वो उस टाइम बैठ के खाना खाता हुआ रहता है
और चंदन इस प्रकार शिकार करते हैं कि जो पक्षी होता है वो सीधा भिक्खू चमार की थाली में आके गिर जाता है और उसके बाद वो इनकी काफ़ी तारीफ़ करता है कि वाह बाबूजी, क्या निशाना है आपका, आपने तो सीधा पक्षी को थाली में ही गिरा दिया। और फिर तभी लेखक अपना एक पुराना किस्सा याद करते हैं कि एक बार लेखक के पिताजी शहर गए हुए होते हैं और जब वो शहर से आते हैं तो पूरा गांव, जब भी वो शहर से आते हैं पूरा गांव मतलब उनके घर के बाहर आ जाता है और उनसे शहर का हाल चाल पूछता है कि किस काम के लिए आप गए थे, क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह सारी खबर उनसे पूछते हैं। तो आए हुए होते हैं शहर से, तो वो क्या देखते हैं कि 4 लोग एक व्यक्ति को कंधे पे लाद के और लाते हैं। तो पहले तो वो लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा आदमी है, लेकिन जैसे जैसे वो लोग पास आते हैं उनको पता चलता है कि ये तो चंदन है। तो जो लेखक होते हैं उनको लगता है कि चंदन भाई साहब अब नहीं रहे, क्योंकि चंदन बिल्कुल ही बेहोश होते हैं और उनके मुंह से बदबू आती है। फिर और लेखक कहते हैं, लेखक अपने मुंह से भाई साहब कह के वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। फिर उनको घर के अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद जो लेखक के पिताजी होते हैं वो एक डंडा उठाते हैं और उसी डंडे से चंदन को बहुत ही ज़्यादा पीटते हैं और कहते हैं कि इसने बहुत ही ज़्यादा मदिरा पीना सीख लिया है, आज मैं इसका मदिरा पीना छुड़ाता हूँ। और ऐसे ही अपशब्द कह के वो चंदन को बहुत ज़्यादा पीटते हैं। तभी जो चंदन की माँ होती हैं वो अंदर से आती हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करती हैं। और जो लोग बाहर खड़े होकर ये तमाशा देखते रहते हैं उनको भी वो बहुत कुछ कहती हैं कि सभी लोग चंदन की तारीफ़ करते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और अभी जब चंदन को मार पड़ रही है तो फिर कोई बचाने नहीं आ रहा है। और फिर वो कहती हैं चंदन के पिताजी से कि वो चंदन को छोड़ दें। तो चंदन के पिताजी कहते हैं कि तुम किस हक से चंदन को छुड़ाने आई हो, क्या तुम चंदन की सच्ची माँ हो। तो जो चंदन की माँ होती हैं वो चंदन की सौतेली माँ होती हैं। हालांकि वो चंदन से बहुत ही प्यार करती हैं, वो अपने बच्चे से भी ज़्यादा चंदन को प्यार करती हैं। तो वो कहती हैं कि ज़रूरी है कि सारी सौतेली माँ बुरी ही हो, सारी सौतेली माँ ख़राब ही हो, मैं वैसी नहीं हूँ और मैं चंदन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसी हक से आपको चंदन को छोड़ने के लिए कह रही हूँ। एक कारण ये भी होता है उनकी माँ का गुस्सा होने का कि वो जो चंदन के पिताजी हैं वो शुरू से चंदन की आदतों पे रोक नहीं लगाते हैं। अगर वो शुरू से चंदन की आदतों पे रोक लगाए होते तो आज चंदन इतना ज़्यादा मदिरा के पीछे ना भागते, इतना ज़्यादा मदिरा ना पीते। तो इसलिए भी वो और भी ज़्यादा गुस्सा रहती हैं। फिर चंदन के पिताजी चंदन को छोड़ देते हैं, उनको अंदर ले जाया जाता है, उनके घावों पे हल्दी लगाया जाता है, उनकी माँ उन्हें हल्दी वाला दूध देती हैं। इधर जब लेखक को होश आता है तो वो अपने एक दोस्त के साथ होते हैं। तो फिर वो चले जाते हैं मंडावली भाभी के पास और उनसे पूछते हैं कि सौतेली माँ क्या होती है, मदिरा क्या होता है। तो मंडावली भाभी उनको बताती हैं और कहती हैं कि मेरी तो सौतेली माँ बहुत ही बुरी थी, लेकिन चंदन भाई साहब की ऐसी नहीं है, वो तो उन्हें खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, तो ज़रूरी ना हो कि सारी सौतेली माँ बुरी ही हो। फिर लेखक मंडावली भाभी के यहाँ से खीर खा के वो खीर खिलाती हैं उनको। फिर वहाँ से ये घर आते हैं तो घर आके देखते हैं कि घर में बिल्कुल ही सन्नाटा मचा हुआ है। माँ जो इनकी हैं वो खाना नहीं बनाती हैं, वो पिताजी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती हैं, इसलिए वो खाना नहीं बनाती हैं। तो इनकी माँ इनसे पूछती हैं लेखक से कि तुमने कुछ खाया, तो वो बताते हैं कि हाँ मैंने मंडावली भाभी के यहाँ खीर खाई है। तो वो और भी ज़्यादा निश्चिंत हो जाती हैं और उस दिन घर में बिल्कुल भी खाना नहीं बनता है। फिर लेखक अपने ख्यालों से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि शाम के खाने का प्रोग्राम चल रहा है और खाना वाना बन रहा है और कहानी यहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आप ये मत सोचिए कि कहानी का यहीं पे अंत होता है, नहीं, कहानी अभी बहुत आगे जाएगी। ये तो अभी कहानी की शुरुआत है और आपको इस कहानी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस किताब में आपको एक सौतेली माता की जो कि अच्छी हैं उनकी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी कि चंदन जो होते हैं वो बहुत ही बुरी आदतों में पड़ गए होते हैं और उनकी माँ चाहती हैं कि वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकालें, उनको इस चीज़ के लिए डांटें, लेकिन वो नहीं डांटती हैं कि जो लोग हैं आसपास के या फिर उनके घर में जो लोग हैं वो सोचेंगे कि सौतेली माँ है तो बेटे के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि चंदन अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। और चंदन की एक बुआ होती हैं भैना जी, जिनके साथ वो मुरादाबाद में रहते हैं, तो उनका बिल्कुल भी चंदन के माता पिता से नहीं बनता है। वो भी बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं चंदन की माँ को। आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि जब चंदन की माँ यानी कि जो उनकी सौतेली माँ है, उनकी जब शादी हुई होती है और वो जब आई होती हैं
तो उनको क्या क्या मतलब प्रताड़नाएँ सहनी पड़ती हैं, और बुआ जी के ताने, चंदन के पिताजी से वो मिल नहीं पाती हैं, हफ्ते दिनों में एक दिन मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में देखने को मिलेगी। एक सामंत परिवार का भली भांति इस किताब में चित्रण किया गया है। और जो चंदन है, आपको ये देखने को मिलेगा कि एक सामंत परिवार के रुतबे को बनाए रखने के लिए एक बच्चा इस प्रकार घिस-पिट जाता है कि वो आगे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। और यही कहानी में ट्विस्ट है। आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और कहानी ऐसी है ना कि जब ये किताब ख़त्म होगी, आप 1-2 घंटे के लिए बिल्कुल सोच में पड़ जाओगे कि क्या, कब, क्यों, कैसे हुआ ये। तो आगे की कहानी आपको खुद पता करनी है और आपको बुक ऑर्डर करनी है, ऑर्डर करके पढ़नी है। और पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये किताब अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। मेरी ये किताब फेवरेट है, मुझे ये किताब बहुत पसंद है, क्योंकि ये किताब आपको बहुत कुछ सिखाएगी। जब आप बुक पढ़ोगे तो आप खुद भी इस चीज़ का अनुभव करोगे कि इस किताब में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो अगर आपको बुक की लिंक चाहिए तो आपको वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से बुक को आप ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।